आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्याज दरों पर यूएस फेड के फैसले से 2 महीने के हाईज पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स पर भाव $1815 के पार। MCX पर भी 48,000 के करीब कारोबार। चांदी में भी खरीदारी। अरामको के आउटपुट बढ़ाने के फैसले से जोरदार क्रूड में उछाल। ब्रेंट का भाव $83 के ऊपर निकला। MCX पर 1% की बढ़त। तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से कीमतों को सपोर्ट। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। जिंक में लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद निचले स्तरों से खरीदारी। निकल, लेड और कॉपर में फ्लैट कारोबार, लेकिन एल्यूमिनियम में कमजोरी। फिर 13,000 की तरफ बढ़ा गुआर गम का भाव। NCDX पर आज 6% का अपर सर्किट लगा। गुआर सीड में भी करीब 4% की बढ़त। ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में जोरदार उछाल। सिर्फ अक्टूबर में 3% की बढ़त। वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स करीब 10% भागा। गेहूं के दाम 9 साल के हाईज पर। हमारे साथ जुड़े हैं SMC ग्लोबल की वंदना भारती और रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहेंगे सुगंधा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेजर सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स अब हो चुकी हैं। उसका इंपैक्ट हमने डॉलर पर भी आते हुए देखा है। कमोडिटीज में आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी? मनीषा, जैसे कि आपने मेंटेन किया, मेजर सेंट्रल बैंक्स ने अपना डोविश टोन मेंटेन किया है और अभी मुझे लगता है इसका सपोर्ट काफी ज्यादा हमें गोल्ड के प्राइसेस में आता हुआ दिख रहा है, जहां प्राइसेस अब स्केल टू 2 मंथ काफी ज्यादा रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस जो बनी हुई थी मार्केट में वो पुश बैक हो गई हैं। सो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक इज नॉट ऑन द होराइजन, स्पेशली फॉर यूएस फेड। तो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ फेस्टिव सीजन की वजह से हमने गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया की साइड से फिजिकल डिमांड भी आते हुए देखी है। इसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड्स में भी हमने एक स्लाइट रिट्रीट आते हुए देखा है फ्रॉम द रीसेंट हाइज एंड डॉलर इंडेक्स इज आल्सो स्लाइटली रिट्रीटेड डाउन साइड। ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को फेवर कर रहे हैं और इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफी हाई बनी हुई है। इस हफ्ते यूएस का CPI डेटा लाइन अप है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि ईयर ऑन ईयर इट कैन राइज टू अ लेवल ऑफ अराउंड 5.8%। तो ये फैक्टर्स काफी हद तक गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक द ब्रॉड रेंज इज लाइकली टू बी 1760 एन आउंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड हायर साइड पे वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1865 टू 1870 एज वेल। अगर मैं आपसे स्ट्रिक्टली इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आई वुड प्रेफर टू बाय गोल्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,800, स्टॉप्स रहेंगे 47,550 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,250। हैविंग सेड, आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइसेस कैन इवन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,900 ऑन द हायर साइड। इसके साथ साथ अगर हम क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स की भी बात करें तो काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। OPEC प्लस ने लास्ट वीक ये मेंटेन किया है दैट दे आर नॉट लाइकली टू हाइक प्रोडक्शन बियॉन्ड 4 लाख बैरल्स पर डे इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिको ने भी डिसाइड किया है that they would hike the official selling prices for crude. So ये factors, दोनों factors oil prices को काफी हद तक support कर रहे हैं। और alongside this another major development, US ने अपने international travel को ease कर दिया है आज से और एशिया पैसिफिक रीजन में भी international travel gradually ease हो रहा है, restrictions ease हो रहे हैं। So इससे आने वाले टाइम में क्रूड की डिमांड काफी हद तक बढ़ सकती है और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि अभी जो यूएस में इंटरनेशनल ट्रैवल है दैट इज ओनली 25% ऑफ द प्री पैंडेमिक लेवल। So there can be lot more boost from that side. So this factor is very supportive for crude oil prices. So मुझे लगता है क्रूड में कुछ भी डिप्स मिलते हैं towards level of around 6050, बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 5980, हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 6180। Having said 6220 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा in case prices manage to break that barrier also. Further upside देखने को मिल सकती है towards level of around 6320 as well. Alongside this, in the metal space, I prefer lead for the day. lead के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी काफ़ी कंसोलिडेशन आते हुए देखी है और चाइना की साइड से भी अगर हम देखें तो ट्रेड बैलेंस डेटा काफ़ी सपोर्टिव रहा है। सो ये फैक्टर lead के प्राइसेस एंड इनफैक्ट सारे बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस में भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपबीट सेंटिमेंट्स आते हुए देखे। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिव फॉर फर्दर राइज इन बेस मेटल प्राइसेस आफ्टर दिस brief period of consolidation. So मैं लेड को प्रेफर करूंगी फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। 186 के लेवल पर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 184.50 एंड हाई साइड पे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 188.50।
ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर अक्रॉस सेक्टर नॉन एग्री स्पेस में आती हुई नजर आई है। लेकिन वंदना, आपसे जानना चाहेंगे एग्री स्पेस में क्या करें, क्योंकि अपर सर्किट यहाँ पर गुआर में है, कॉटन में, रबर में, खाने के तेलों में, सभी जगह खरीदारी लौटी है। जी मनीषा, एक मिक्स ट्रेंड भी देखा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि आज गुआर ने जिस तरीके से मूव दिखाया और लगातार जो प्रोडक्शन डेटा यहाँ पे कम होने की उम्मीद है यहाँ पे, उस पे ये कमोडिटी रिएक्ट कर रही है। और जिस तरीके से अरामको का रहा है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, रिग काउंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी पीक पे नहीं आया है, तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे भी बन रही है कि जो रिग काउंट्स है यूएस में वो बढ़ेंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है। और जो मील डिमांड है इधर, सोया मील काफी महंगा हो गया था, कैस्टर मील महंगा हो गया था, और जितने भी मेज के भी प्राइसेस ज्यादा थे, तो जो चूरी और कोरमा का डिमांड है उसके डेरिवेटिव्स, उसके भी प्राइसेस ने काफी यहाँ पे सपोर्ट करा डिमांड को गुआर कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गुआर में जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू करके रहना चाहिए। अगर गुआर सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गुआर सीड में इनफैक्ट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, हमें 7200 को यहाँ पे टारगेट करके चलना चाहिए। गुआरगम में एक सर्किट ऑलरेडी है और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम मिड टर्म जाने की बात करें तो 14,200 से 14,500 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। सोयाबीन में मुझे लग रहा है मनीषा कि एक 300 रुपए का बैंड है, उस बैंड में ये कमोडिटी मूव कर रही है और ये ट्रिगर्स यहाँ पे मिसिंग है, जो अपसाइड एक ब्रेकआउट देने के लिए ट्रिगर्स यहाँ पे मिसिंग है मार्केट में। और जिस तरीके से सीपीओ पे भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है सोयाबीन का, यहाँ पे वो भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सोयाबीन में। तो मेरे ख्याल से सीपीओ में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, 1125 तक के लिए बाइंग करना चाहिए। सोयाबीन में मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कॉशियस ट्रेडिंग की एडवाइस दूंगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 5475 के लेवल्स को क्रॉस करता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो ही यहाँ पे बाइंग करे। 5700 फिर से एक रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा, इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 5400 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन दो कमोडिटी यहाँ पे ऐसी है जिसमें मुझे लग रहा है कि फर्दर बाइंग आएगी। दोनों एक्सपोर्ट कमोडिटीज है यहाँ पे, एक कॉटन है और एक कैस्टर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि मील का जो एक्सपोर्ट है काफी बढ़िया रहा है, 16% तो फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे हायर साइड रहा है और सेकंड हाफ में भी लग रहा है कि जो हायर साइड है एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बेटर होके आएगा। मेरे ख्याल से 6650 के लेवल पे एक बार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना चाहिए, 6900 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 6550 का लगा के चल सकते हैं। साथ में एक कमोडिटी यहाँ पे कॉटन है, बार बार यहाँ पे जो इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे टाइट दिखाया गया है कि डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई नहीं है, और सीसीआई ने जो प्राइसेस को इंक्रीज किए हैं वो एक इंडिकेशन दे रहा है भारतीय बाजार के लिए भी। और मुझे लग रहा है कि जो लोअर साइड आया है हमारे एमसीएक्स में, वहां पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आएगी। 32,800 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 33,200 का एक टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चलेंगे 32,600 का। यानी कि खरीदारी यहाँ पर भी चौतरफा है। एक्चुअली खाने की बात करें तो यहाँ पर दुनिया भर में खाने पीनों के कमोडिटी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में ग्लोबल फूड प्राइसेस इंडेक्स में 3% की बढ़त है और ये लगातार तीसरा महीना है जब फूड प्राइस इंडेक्स में इजाफा देखने को मिला है। गेहूं के दाम 9 साल के हाईज पर हैं। वहीं अक्टूबर में वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स में करीबन 10% की बढ़त दर्ज की गई है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार। क्लियरली सेंट्रल बैंक्स की जो मीटिंग हुई है सभी ने वहां पर इन्फ्लेशन की बात जरूर की है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल यहां पर नहीं बढ़ाए जाएंगे। और सामने अगर हम देखें तो चाहे वो पोर्ट कंजेशन की बात है, बढ़ते फर्टिलाइजर के दाम हैं, मौसम की चिंताएं हैं या फिर जो मांग बढ़ रही है, उन सब का एक रिएक्शन हमने यहाँ पर फूड प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। जो एफएओ की रिपोर्ट है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एक अपवर्ड सर्किल में कई सालों के बाद आए हैं और उसकी वजह से क्योंकि कोरोना के पीरियड में काफी कमोडिटीज के प्राइसेस गिर गए थे, ऑयल के यानी कि पेट्रोलियम के प्राइसेस भी इतने ज्यादा गिर गए थे, $30-35 के बीच में हो गए थे पर बैरल। तो ये साइकिल बहुत दिनों के बाद वापस आया है। मैं आपके माध्यम से ये एक खदशा जाहिर करना चाहूंगा। मुझे ये डर है कि अब क्योंकि कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकती है, करेगी कि आप कॉटन के एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाइए और कॉटन के प्राइसेस को गिराने की कोशिश करिए। ये एक अजीब और गरीब बात होगी। और जो कि गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए जिसमें ये कहा गया कि हम फार्म सेक्टर को लिबरलाइज करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो पॉलिसी अब टेस्ट होने वाली है।
सिराज जी, ये तो मेजर्स की बात हुई कि सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है, लेकिन जो ये खाने पीने की चीजों के भाव बढ़ते हुए हमने देखे हैं, कितना इम्पैक्ट आप उसको इंडियन मार्केट्स में देखते हैं, क्योंकि काफी हद तक काफी कुछ तो इम्पोर्ट भी होता है। देखिए, इंडियन मार्केट मैं कहूंगा गेहूं, चावल और पल्सेस के केस में काफी हद तक शील्डेड है। पल्सेस प्रोडक्शन जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी हुआ है वो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, और अच्छे मॉइस्चर की वजह से हम समझ सकते हैं कि चने का उत्पादन अच्छा होगा। हालांकि जो गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया, गवर्नमेंट ने चने की फॉरवर्ड ट्रेडिंग को बैन किया, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट गिरा हुआ है, और ये सर्टेनिटी नहीं है लोगों को कि आगे गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उस सब के बावजूद मुझे लगता है कि जो ग्लोबल प्राइसेस में जितना अप ट्रेंड है उतना डोमेस्टिक प्राइसेस में नहीं आएगा। जिस तरह की बढ़त लेकिन यहाँ पर कॉटन में देखने को मिली है, रबर में देखने को मिली है, गुआर है, मतलब ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है सिराजी, लेकिन एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्राइस राइज जो हमने आता हुआ देखा है रॉ मटेरियल्स के लिहाज से, जहां पर मेटल्स, कच्चा तेल और काफी हद तक एग्री इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में भी बढ़त देखने को मिली है। इस ट्रेंड को आपको लगता है ये जारी रहेगा? देखिए, ये तो क्योंकि कमोडिटीज ऐसी हैं जो ग्लोबली ट्रेड होती हैं और हम ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं। गेहूं, चावल और कुछ और पल्सेस वगैरह में हम उतना हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे टैरिफ्स हाई हैं, उतना इंपोर्ट वगैरह फ्री नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी का एक अपवर्ड साइकिल है, तो ये डिमांड, बहरहाल किसानों को ये उम्मीद होगी, अगर केरला में रबर के फार्मर्स हैं तो उनको ये उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट प्राइसेस को कम करने की कोशिश नहीं करेगी। सिराज जी, आगे जाते हुए अब क्या देखेंगे? जैसे आपने कहा कि एडवांस एस्टिमेट्स के नंबर्स पे यहाँ पर एब्सोल्युटली नजर है, फेस्टिव सीजन भी है, वहां से भी हमने मांग यहाँ पर आते हुए देखी है। आगे जाकर आपने कॉटन के बारे में तो कहा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ मेजर होगा, वो इंडस्ट्री भी शायद वहां पर अप्रोच कर पाएगी। ओवरऑल सिचुएशन एग्रीकल्चर की फिलहाल कैसी नजर आती है, जहां पर हम बाजार खुलता हुआ देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है और बाजारों को लगता है कि जारी रहेगी, स्पेशली जहां तक कॉटन, कॉर्न, शुगर जैसी कमोडिटीज हैं, वहां पर काफी बुलिश सिग्नल्स अभी भी हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल प्राइसेस का पूरी तरह इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक चीज हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी बायो इथेनॉल की, कि फूड ग्रेन्स को इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल के लिए, तो मुझे लगता है वो पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट में दोबारा उस पर सोच हो रही होगी। क्योंकि जो ये व्हीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉर्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यूएस में और ग्लोबल मार्केट्स में, उसकी एक वजह ये भी है कि वो काफी कुछ इथेनॉल में जाता है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस पेट्रोलियम के $84-85 के आसपास हैं। तो उस पर रीथिंक जरूर हो रहा होगा, और मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे थे कि हम इस पोजीशन में नहीं है, हम इतने फूड सरप्लस नहीं है कि हम फूड कमोडिटीज से इथेनॉल बनाएं, वो बात शायद मुझे लगता है कि सही साबित हो जाए। क्लियरली उसके ऊपर यहाँ पर नजर रखनी होगी। लेकिन जैसे सिराज जी फिलहाल कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फूड प्राइसेस बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा इसका असर लॉन्गर टर्म देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक कमोडिटीज ऑफ कोर्स जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं वहां पर हम इंपैक्ट आता हुआ जरूर देखेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एज ऑफ नाउ चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रीथिंक की जरूरत है काफी हद तक पॉलिसी फ्रंट्स पर। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस ओपिनियन के लिए भी। लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ छत्तीसगढ़ कोरबा से शशि फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शशि, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ जी। मैम मेरा सवाल कॉपर को लेके था जी, कि हमने कॉपर 742.65 पर सेल किया हुआ है, तो उसमें आगे की और क्या रणनीति रहेगी? मतलब बाई में ही रहने दें या सेल, मतलब सेल में रहने दें या बाई करें? आप तो मुनाफे में हैं अभी शशि यहाँ पर फिलहाल, लेकिन सुगंधा से भी एक व्यू ले लेते हैं। सुगंधा, 743 के आसपास की बिकवाली है फिलहाल, यहाँ पर 733 जैसे लेवल्स हैं। क्या ये अपनी सेल पोजीशन बनाए रखें, मुनाफा घर ले जाएं, और अगर कोई न्यू पोजीशन बनानी हो तो क्या करें? निशा, मुझे लगता है इनको 728 से 729 के लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वापस से जब प्राइसेस 765 से 770 के लेवल्स पर आते हैं तो दोबारा से शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। कॉपर में 812 का लेवल मुझे नहीं लगता अभी नियर टर्म में ब्रेक होगा, सो हाई लेवल से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा।
बट अभी मार्केट में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स हैं और ऑलरेडी हमने बेस मेटल्स के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आते हुए देख लिया फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो यहाँ से मुझे लगता है वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा कॉपर के प्राइसेस में। कॉपर के स्टॉक्स की भी बात करें एलएमई पे अभी भी काफी लोअर लेवल्स पर है, सो ये फैक्टर कॉपर के प्राइसेस को नियर टर्म में सपोर्ट करेगा। बट यस, अभी एक बार प्रॉफिट बुक करें और दोबारा से 770 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट शशि, वो आपके लिए राय है, रेंजेस भी हैं और लेवल्स भी, और आपको क्या करना चाहिए उसकी डिटेल्ड एडवाइस भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और नांदेड़ से बालाजी से आया हुआ एक मैसेज पढ़ लेते हैं। ये लिखते हैं कि ये किसान हैं और इनके पास सोयाबीन 150 क्विंटल पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि आगे जाकर भाव कैसे रह सकते हैं। वंदना, क्या राय देंगी? मनीषा, एक तो इनके पास फिजिकल है और यहाँ पे लोअर बैंड में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। आने वाला टाइम जो है ये विंटर डिमांड भी रहेगा और फेस्टिव डिमांड ऑलरेडी यहाँ पे है और लोअर लेवल से ये कमोडिटी जो है कंसोलिडेशन मोड में आई और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5 महीने का टाइम पीरियड जो है इसमें एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इन्हें 5800 से 5950 तक का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये 2 महीने तक होल्डिंग पीरियड इनका रहता है तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा हायर साइड का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ है। सोयाबीन का डिलेड यहाँ पे अराइवल है और जैसे अराइवल आएगा तो हर हायर साइड पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा क्योंकि किसान वहां पे ऑफलोड करेंगे। तो 5800 से लेके 5950 तक को टारगेट करके चले। 1.5 से 2 महीने का टाइम पीरियड है। ऑलराइट, वो राय यहाँ पर सोयाबीन में है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आगरा से सूर्य फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सूर्य, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सूर्य। मैडम, मुझे ये जानना था कि मैडम 63,000 के लेवल सिल्वर में कब तक है? इसी मंथ में देखने के लिए मिलेंगे मैडम 63,000 के लेवल? 67,000। आपने चांदी खरीदी हुई है सूर्य? मैडम स्ट्रेटेजी करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं बाई करना चाहता हूँ। क्या 63,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे मुझे? ऑलराइट, ये खरीदारी करना चाहते हैं। और सुगंधा, क्या यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी? और आपको क्या लगता है अगले 1-1.5 महीने में इस साल के अंत तक चांदी के भाव कहाँ रह सकते हैं? निशा, अगर देखें तो 67,000 का लेवल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। सिल्वर के प्राइसेस ने लोअर लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनाया है और मुझे लगता है अगर 65,000 के ऊपर प्राइसेस होल्ड कर जाते हैं और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो अगर $25 पर आउंस के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं देन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 67,800 to 68,500 एज वेल फ्रॉम एन ईयर एंड पर्सपेक्टिव। सो मुझे लगता है ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एंड वी कैन वेरी सून सी लेवल्स ऑफ अराउंड 67,000। डाउनसाइड में सपोर्ट की बात करूं तो आई थिंक 61,800 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रांग फ्लो फॉर प्राइसेस फॉर अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो 58,000 मार्क एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया बन गया है, एक स्ट्रांग बेस बन गया है। जो भी लोअर लेवल्स के डिप्स देखने को मिलते हैं सिल्वर में बाइंग इंटरेस्ट ही कंटिन्यू रहेगा और इन केस यू डू नॉट सी डिप्स इन प्राइसेस 65,000 के ऊपर भी बाइंग की जा सकती है। ऑलराइट सूर्य, यानी कि वो बड़ी रेंज आपको यहाँ पर सुगंधा ने बताई है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर बाजार में रहेगी लेकिन 67,000 जो आप स्तर मांग रहे हैं वो बहुत जल्द देखने को मिल भी सकते हैं। ये तो बात हुई कमोडिटीज की और बहुत शुक्रिया वंदना, सुगंधा साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे अपनी राय देने के लिए। फिलहाल कमोडिटी कॉल में आज इतना ही समय है। नमस्कार।